हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की हमारी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज का हमारा विषय है जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उनके कुछ एमसीक्यूज़ लेकर आया हूँ मैं आपके पास। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से आगरा शहर को किसने बसाया था। ऑप्शन है सिकंदर लोदी, अकबर, बहलोल लोदी और शाहजहां। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा क्या? सिकंदर लोदी। किसने की थी? सिकंदर लोदी। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। शाहजहां ने क्या बनवाया था? ताजमहल। शाहजहां ने क्या बनवाया था? ताजमहल। दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला। अकबर ने क्या बनवाया था? अकबर ने बुलंद दरवाज़ा और आगरा का किला। आगरा के किले की स्थापना किसने की थी? अकबर ने। किसकी? आगरा का किला। आगरा के किले की स्थापना अकबर ने की थी। ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन क्या रहा है? राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे वाले भाग में स्थित उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते, कौन सा शब्द? सत्यमेव जयते किस संदर्भ के लिए दिया गया है? यानी सत्यमेव जयते किस संदर्भ के लिए दिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है पुराण, जातक, मुंडकोपनिषद और महाभारत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। जातक, जातक क्या है? बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म से संबंधित है जातक। ठीक है। और मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या रहा है? गुप्त वंश ने लगभग कितने सालों तक शासन किया? गुप्त वंश ने लगभग कितने सालों तक शासन किया? तो गुप्त वंश ने लगभग कितने सालों तक शासन किया? सही उत्तर क्या हो जाएगा? 300 वर्षों तक। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने। किसने की थी? श्रीगुप्त ने। कब? 240 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? लगभग 300 वर्षों तक गुप्त वंश ने शासन किया। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या रहा है? इनमें से कौन से गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया? लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किसने किया था? बताओ दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन है विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त और समुद्रगुप्त। तो इनमें से कौन सा गुप्त शासक था जिसने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया था। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त इंपॉर्टेंट है। इसे क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन कहा जाता है किसे? समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन। इसी के समय भारत में हुणों के आक्रमण हुए थे। किसके समय? समुद्रगुप्त के। ठीक है। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? इनमें से अशोक के शिलालेखों की लिपि कौन सी थी? तो अशोक के शिलालेख कौन सी लिपि में थे? कौन सी लिपि में थे अशोक के शिलालेख? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्राह्मी।
बरहाई लिखा है लेकिन क्या है, ब्राह्मी है। कौन सी लिपि है, ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि में अशोक के शिलालेखों का वर्णन है। अशोक के शिलालेख कौन सी लिपि में है, ब्राह्मी लिपि में। देवनागरी क्या है, देवनागरी यह हिंदी की लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। सहायक नदी नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। आपके पास ऑप्शन है सुवर्ण रेखा, सोन नदी, गंडक नदी और कोसी नदी। अब सोन नदी, गंडक और कोसी ये तीनों ही क्या है, गंगा की सहायक नदी है। इसने पूछा है कि कौन सी नदी सहायक नदी नहीं है, तो कौन सी नदी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा नदी जो है वह गंगा की सहायक नदी नहीं है। बाकी सोन, गंडक और कोसी ये सब क्या है, गंगा की सहायक नदी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन से बाघ संरक्षण स्थल से हाल में बाघों को गुप्त रूप से अदृश्य होने की खबर मिली है। गुप्त रूप से अदृश्य होने की खबर कौन से बाघ संरक्षण से मिली है, सरिस्का। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सरिस्का। सरिस्का बाघ संरक्षण से बाघों के गुप्त रूप से अदृश्य होने की खबर प्राप्त हुई है। ठीक है। करंट का क्वेश्चन है, हाल ही में बाघों का गुप्त रूप से अदृश्य होने की खबर कहाँ से प्राप्त हुई है, सरिस्का बाघ संरक्षण स्थल से। सरिस्का बाघ संरक्षण स्थल। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत के अंदर प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र यानी एटॉमिक प्लांट निम्न में से कौन सा है। यानी जो पहला स्थापित, सबसे पहला, निम्नलिखित में से पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है। इसका ऑप्शन है तारापुर, केटोनोम, कुंडलकुलम तथा अन्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तारापुर। निम्न में से पहला कहाँ है, तारापुर। पहला परमाणु संयंत्र कहाँ है, तारापुर में। तारापुर कहाँ स्थित है, तारापुर स्थित है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पालघर में तारापुर स्थित है। और कुंडलकुलम कहाँ है, कुंडलकुलम है तमिलनाडु में। कुंडलकुलम कहाँ स्थित है, तमिलनाडु। ठीक है। तो भारत के प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र इनमें से कौन सा है, तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है, पालघर महाराष्ट्र। कहाँ स्थित है, पालघर महाराष्ट्र। ठीक है। उसके बाद कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र कहाँ है, ये स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है, तमिलनाडु। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आयोडीन के टिंचर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। आयोडीन का जो टिंचर है उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। बहुत बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। तो आयोडीन के टिंचर का निर्माण, ऑप्शन है कैंसर के इलाज में, स्टार्च की उपस्थिति के निर्धारण में, एंटीसेप्टिक के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। तो आयोडीन के टिंचर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, एंटीसेप्टिक के रूप में। एंटीसेप्टिक दवा के रूप में आयोडीन के टिंचर का प्रयोग किया जाता है। याद रखना क्वेश्चन, आयोडीन के टिंचर का प्रयोग कहने के लिए किया जाता है, एंटीसेप्टिक के रूप में। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सूफी संत इनमें से कौन से स्थान पर निवास करते थे। यानी जहाँ पे सूफी संत निवास करते थे उस स्थान का क्या नाम है। ऑप्शन है खानकाह, पायगाह, इबादत खाना और लीवान। तो सूफी संत इनमें से कौन से स्थान पर निवास करते थे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, खानकाह। कहाँ पे, खानकाह। तो सूफी संत जहाँ पर निवास करते थे उस स्थान को क्या कहते थे, खानकाह। ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, खानकाह। जहाँ पर सूफी संत निवास करते थे उस स्थान को बोला जाता था खानकाह। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है
कितने सालों के बाद राष्ट्रीय जनगणना की जाती है? बहुत आसान क्वेश्चन है और सबको पता होगा। कितने सालों के बाद राष्ट्रीय जनगणना की जाती है? कितने सालों के बाद की जाती है? 10 वर्षों के बाद। प्रत्येक 10 वर्ष के बाद राष्ट्रीय जनगणना की जाती है। ठीक है, इससे पहले राष्ट्रीय जनगणना कब हुई थी? सन 2011 में। और अब क्या चल रहा है? सन 2021। तो सन 2021 में राष्ट्रीय जनगणना होनी है। तो यानी कितने सालों बाद? हर 10 साल के बाद राष्ट्रीय जनगणना की जाती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, इनमें से धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी? खेती के लिए, धान की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन है सख्त मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी और लाल मिट्टी। धान की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोमट मिट्टी। कौन सी? दोमट मिट्टी। इसे ही जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी को? दोमट मिट्टी। तो धान की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? दोमट मिट्टी। और कहाँ पाई जाती है? या उत्तर भारत में पाई जाती है। उत्तर भारत में पाई जाती है। ठीक है, और इसका निर्माण नदियों द्वारा किया जाता है। दोमट मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा किया जाता है। इसे जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। कहीं कहीं कछारी मिट्टी भी दे देता है। कछारी मिट्टी भी किसे बोलते हैं? दोमट मिट्टी को। जलोढ़ भी किसे बोलते हैं? दोमट मिट्टी को। और खादर बांगर भी दोमट मिट्टी का ही रूप है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? यानी इटली का जो एकीकरण है वो किसने किया था? ऑप्शन है एमेनुएल, मेजिनी, गेरिबाल्डी और केवूर। अब देखो, इटली के एकीकरण, किसका? इटली का एकीकरण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेजिनी। मेजिनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर यानी जनक कहा जाता है। किसका? इटली के एकीकरण का जनक मेजिनी। अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दिया है इसने, इनमें से कौन से देश में तमिल एक प्रमुख भाषा है? यानी इनमें से कौन सा देश ऐसा है जहां तमिल एक प्रमुख भाषा है, यानी तमिल भी मुख्य रूप से बोली जाती है? तो कौन सा देश हो जाएगा? ऑप्शन है म्यांमार, मॉरिशस, सिंगापुर, इंडोनेशिया। म्यांमार, मॉरिशस, सिंगापुर, इंडोनेशिया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिंगापुर। सिंगापुर में तमिल भी एक मुख्य भाषा के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो इनमें से कौन सी देश में तमिल एक प्रमुख भाषा है? कौन से देश में है? सिंगापुर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिंगापुर। अगले क्वेश्चन पे देखो। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, गायत्री मंत्र इनमें से कौन सी पुस्तक से लिया गया है? या पुस्तक कह दो या वेद कह दो, कौन से वेद से लिया गया है? गायत्री मंत्र कौन से वेद से लिया गया है? ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। कितने वेद होते हैं? 4 वेद होते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद है यजुर्वेद। और सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद। यानी सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। अब क्वेश्चन में क्या रहा है, गायत्री मंत्र इनमें से कौन सी पुस्तक से लिया गया है? गायत्री मंत्र कौन सी पुस्तक से लिया गया है? बहुत आसान क्वेश्चन है, पता होगा सबको। कौन सी पुस्तक से लिया गया है? ऋग्वेद से। क्या उत्तर हो जाएगा? ऋग्वेद। ऋग्वेद से क्या लिया गया है? गायत्री मंत्र। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, कौन सी शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस की खोज हुई थी? प्रिंटिंग प्रेस की खोज कौन सी शताब्दी में हुई थी? ऑप्शन है 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी और ऑप्शन डी है 12वीं शताब्दी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 15वीं शताब्दी। 15वीं शताब्दी में
प्रिंटिंग प्रेस की खोज की गई? कौन सी शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस की खोज 15वीं शताब्दी में की गई? उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में क्या आ रहा है, 23 जनवरी को इनमें से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? 23 जनवरी, ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, गुरु गोविंद सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर और चंद्रशेखर आज़ाद। तो 23 जनवरी को किसका जन्मदिन मनाया जाता है? तो देखो चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कब हुआ था? 23 जुलाई 1906। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म क्या माना जा? 7 मई 1861। कब? 7 मई 1861। और कहाँ पे? कोलकाता में रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 में हुआ था। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह और पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 21 जनवरी। कब हुआ था? 21 जनवरी में। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897। कब? 23 जनवरी 1897। कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को। कहाँ हुआ था? कटक में। कहाँ हुआ था? कटक में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक में हुआ था। तो क्वेश्चन क्या पूछा है इसने? पूछा है 23 जनवरी को इनमें से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? तो किसका मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस का। कब? 23 जनवरी 1897 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? कटक में। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 23 जनवरी को इनमें से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? किसका मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बाल दिवस कौन से महापुरुष की जयंती के रूप में मनाते हैं? कौन से महापुरुष की जयंती के रूप में बाल दिवस मनाया जाता है? तो सही उत्तर सबको पता होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्हें क्या कहा जाता था? चाचा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर बाल दिवस मनाया जाता है। तो बाल दिवस कौन से महापुरुष की जयंती के रूप में मनाते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, इनमें से किसका जन्म दिवस डॉक्टर दिवस के रूप में मनाते हैं? यानी किसका जन्म दिवस डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो डॉक्टर दिवस किसके रूप में मनाया जाता है? किसके जन्म दिवस के रूप में? ऑप्शन ए उसका सही आंसर हो जाएगा, विधान चंद्र रॉय। किसके? विधान चंद्र रॉय के जन्म दिवस के रूप में डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। स्वामी राधाकृष्णन ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये राधाकृष्णन के बाद दूसरे नंबर के उपराष्ट्रपति थे। और डॉक्टर दिवस के रूप में किसका जन्मदिन मनाया जाता है? विधान चंद्र रॉय। किसका? विधान चंद्र रॉय। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विधान चंद्र रॉय के जन्म दिवस को डॉक्टर दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन से महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस, कौन सा? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, स्वामी विवेकानंद। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। और 12 जनवरी को किसका जन्म दिवस है? स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी को हुआ था और उसी के जयंती के रूप में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। अगर यहाँ पे क्वेश्चन दे दे विश्व युवा दिवस, तो विश्व युवा दिवस कब मनाते हैं? विश्व युवा दिवस मनाते हैं 12 अगस्त। कब? 12 अगस्त। तो ध्यान रखना, बहुत गलत होता है क्वेश्चन। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त,
अगर राष्ट्रीय यानी भारतीय युवा दिवस पूछा है तो 12 जनवरी। और 12 जनवरी को किसका जन्म दिवस है? स्वामी विवेकानंद जी का। याद रखना क्वेश्चन, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। इसमें बहुत कंफ्यूज होता है, ज़्यादातर गलती हो जाती है। अगर विश्व युवा दिवस पूछा है तो वहाँ भी 12 जनवरी ज़्यादातर लगा करते हैं, तो इसलिए याद रखना विश्व युवा दिवस अगर पूछा है, विश्व की अगर बात की है तो 12 अगस्त इसका सही उत्तर होगा। अगर राष्ट्रीय युवा दिवस पूछा है तो 12 जनवरी। और किसके जन्म दिवस के रूप में? स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के रूप में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी इनमें से कौन सी लिपि में लिखी जाती है? बहुत आसान क्वेश्चन है। हिंदी इनमें से कौन सी लिपि में लिखी जाती है? सबको पता होगा कौन सी लिपि है हिंदी की? देवनागरी। कौन सी लिपि है? देवनागरी। देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो रोज़ आती रहेगी। और ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी परीक्षा के लिए। ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और बार बार पूछे भी जाते रहेंगे। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और ऐसे ही बहुत अच्छे क्वेश्चन आगे भी आते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बाबर की पुत्री का क्या नाम था? बाबर की पुत्री का क्या नाम था? बाबर की पुत्री का क्या नाम था? ऑप्शन है गुलबदन बेगम, रजिया बेगम, सायरा बेगम और रुखसार बेगम। तो बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं। और हुमायूं की बहन कौन थी? गुलबदन बेगम, जिन्होंने हुमायूं नामा की रचना की थी। किसकी रचना की थी? हुमायूं नामा। तो बाबर की पुत्री कौन सी होगी? गुलबदन बेगम। किसकी? बाबर की पुत्री। रजिया बेगम यानी रजिया सुल्तान, दिल्ली की पहली महिला सुल्तान थी रजिया सुल्तान। और ये किसकी पुत्री थी? ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। कौन सी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान, और जो दिल्ली की पहली महिला शासक थी। और बाबर की पुत्री का क्या नाम था? गुलबदन बेगम। इन्होंने हुमायूं नामा की रचना की और हुमायूं की बहन थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दुनिया का पहला 3D मुद्रित जेट इंजन इनमें से कौन से देश ने तैयार किया? दुनिया का पहला 3D मुद्रित जेट इंजन इनमें से 3D मुद्रित जेट इंजन इनमें से कौन से देश ने तैयार किया? दुनिया का पहला, दुनिया का सबसे पहला है। ऑप्शन है जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया का पहला 3D जेट इंजन तैयार किया है। दुनिया का पहला 3D जेट इंजन किस देश ने तैयार किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत पर हुनों का आक्रमण, भारत पर हुनों का आक्रमण इनमें से कौन से शासनकाल में हुआ था? हुनों का जो आक्रमण है वो किसके शासनकाल में हुआ था भारत में? तो हुनों का आक्रमण इनमें से किसके शासनकाल में हुआ था सबसे पहले? तो सबसे पहले जो हुनों के आक्रमण हुए थे वो किसके शासनकाल में हुए थे? स्कंदगुप्त के। किसके शासनकाल में हुए थे? स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुनों के आक्रमणों की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन समुद्रगुप्त ने हुनों के आक्रमण को दबाया था। समुद्रगुप्त ने भारत पर जो हुनों के आक्रमण हो रहे थे तो उन्हें बुरी तरह हराकर वापस भेज दिया था। किसने? समुद्रगुप्त ने। अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि भारत पर हुनों का आक्रमण कौन से शासनकाल में हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था? स्कंदगुप्त के। अगर क्वेश्चन पूछ लिया हुनों को किसने पराजित किया था, तो किसने पराजित किया था? समुद्रगुप्त ने। ठीक है।
श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने। आ गया समझ में? तो क्वेश्चन बढ़िया है, याद रखना। भारत पर हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? स्कंदगुप्त के। और हुणों को हराया किसने था? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना इनमें से कौन से साल में हुई थी? कौन से साल में हुई थी? 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था किसके इसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी। तो लोदी वंश वहाँ से समाप्त हो गया था 1526 में, और नए वंश की स्थापना हुई थी। कौन सा नया वंश था वो? मुगल साम्राज्य। कौन सा वंश था? मुगल साम्राज्य। और मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। कब? 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1526। 1526 में भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में क्या रहा है? विधायिका को इनमें से कौन से प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकताएं दी गई है? विधायिका को, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीन स्तंभ होते हैं सरकार के। चतुर्थ स्तंभ किसे बोला गया है? मीडिया। चतुर्थ स्तंभ किसे बोला गया है? मीडिया को। तो विधायिका को इनमें से कौन सी सरकार में, यानी किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? तो कौन से प्रकार की सरकार है वह? संसदीय सरकार। कौन सी? संसदीय सरकार। संसदीय सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता किसकी है? विधायिका की। किसकी है? विधायिका की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस दिन सेना दिवस मनाया जाता है? क्वेश्चन कह रहा है किस दिन सेना दिवस मनाया जाता है? सेना दिवस, सेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 14 सितंबर, 7 दिसंबर, 28 फरवरी और 15 जनवरी। अब देखो, याद रखो, 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। उसके बाद यह है 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? झंडा दिवस। सशस्त्र बलों का झंडा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर। 7 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? सशस्त्र बलों का झंडा दिवस। कौन सा दिवस? झंडा दिवस। उसके बाद है 28 फरवरी। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। और 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? सेना दिवस। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? सेना दिवस। कौन सी सेना? ये ध्यान रखिए, थल सेना दिवस। कौन सी? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। चारों याद रखियो, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर पेपर में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है दिवस से। तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है। और 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। अगर पूछ ले विश्व हिंदी दिवस कौन सा? विश्व हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। याद रखना, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। सभी क्वेश्चन याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंद भारत की जनता के संदर्भ में, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का पहली बार प्रयोग इनमें से किसने किया था? यानी
हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंद भारत की जनता को सबसे पहले हिंदू नाम से किन्होंने पुकारा था? हिंदू नाम से किसने पुकारा था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है रोमवासियों ने, यूनानियों ने, चीनियों ने, अरबों ने। तो सही उत्तर क्या होगा? अरबों ने। अरब जो थे, भारत में एक नदी थी सिंधु, और सिंधु के नाम पे ही भारत के निवासियों को क्या कहते थे? हिंद। क्या कहते थे? सिंध, यानी सिंधी या सिंधु। ठीक है। और में क्या आते में स को है कह के बोलते थे, स का उच्चारण है के रूप में करते थे, इसलिए सिंधु की बजाय उनके उच्चारण में क्या बोला गया? हिंदू। क्या बोला गया? हिंदू। तो हिंदू शब्द का जो सबसे पहला प्रयोग है वो भारत की जनता के लिए किसने किया था? अरबों ने। किसने किया था? अरबों ने। समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन है, लीजिए अगला क्वेश्चन पे आगे। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? महात्मा गांधी इनमें से सबसे अधिक किससे प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी सबसे अधिक किससे प्रभावित थे? किससे प्रभावित थे? ऑप्शन है बर्नार्ड शा, लियो टोल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स और इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी सबसे ज़्यादा प्रभावित किसकी विचारधारा से थे? लियो टोल्स्टॉय की जो विचारधारा थी उससे महात्मा गांधी बहुत प्रभावित थे। ठीक है। कार्ल मार्क्स को क्या कहा जाता है? समाजवाद। समाजवाद अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है किसे? कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन पूछ लेता है ये भी कि समाजवाद अर्थव्यवस्था का जनक कौन है? कार्ल मार्क्स। ठीक है। और महात्मा गांधी किससे सबसे अधिक प्रभावित थे? लियो टोल्स्टॉय। किससे प्रभावित थे? लियो टोल्स्टॉय। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या रहा है? संसार में सबसे बड़े डाकघरों का जाल निम्न में से किस देश में फैला हुआ है? किस देश में पाया जाता है? यानी सबसे ज़्यादा डाकघर किस देश में है? तो इसका तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपना इंडिया। अपना इंडिया। भारत में सबसे ज़्यादा डाकघर है। भारत में सबसे ज़्यादा डाकघर है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंडिया। ठीक। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? किस दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 12 अगस्त, 20 अगस्त, 2 दिसंबर, 12 जनवरी। तो देखो बताया था 12 अगस्त। 12 अगस्त को बताया था पीछे। 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? विश्व युवा दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व युवा दिवस। पीछे बताया था 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? विश्व युवा दिवस। और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, यानी भारत का युवा दिवस। ये दो ऑप्शन तो पता लग गया। उसके बाद 20 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 20 सितंबर को मनाया जाता है आरपीएफ स्थापना दिवस। क्या मनाया जाता है? वो आरपीएफ स्थापना दिवस। 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस, 20 सितंबर को आरपीएफ स्थापना दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस। चारों याद रखना। एक क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन के साथ में 4 ऑप्शन है। चारों का पता होना चाहिए कब क्या मनाया जाता है। एक क्वेश्चन के साथ में 4 क्वेश्चनों को याद करो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि किस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? किस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? 29 अगस्त। 29 अगस्त
ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, इसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 20 सितंबर अभी पीछे पड़ा था, क्या था? आरपीएफ स्थापना दिवस। 2 दिसंबर अभी पीछे पड़ा था, क्या था? कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब था? 2 दिसंबर। आगे समझ में? तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जन्म तिथि पे। मेजर ध्यानचंद की जन्म तिथि पे क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी का क्या नाम है? विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी का क्या नाम है? अब आपने देखा होगा, ये भारत का मैप हो गया। अब यहाँ पे क्या है? विंध्याचल पहाड़ियाँ, सतपुड़ा पहाड़ियाँ। सतपुड़ा और विंध्याचल पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है, और इन्हीं के बीच में कौन सी नदी बह रही है? या नर्मदा नदी। कौन सी है? नर्मदा नदी। विंध्याचल, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच में कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी बह रही है? नर्मदा नदी। और इसके नीचे, इनके नीचे कौन सी नदी बहती है? ताप्ती नदी। कौन सी? ताप्ती नदी। तो क्वेश्चन इसने पूछा है कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी का नाम क्या है? कौन सी है? नर्मदा। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है। ठीक है। उसके बाद गोदावरी नदी है, यह प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है, यानी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, दक्षिण भारत की। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता? दक्षिण भारत की गंगा। ठीक है। सिंधु नदी, ये भारत के कुछ हिस्से में उत्तर भारत में बहती हुई कहाँ पे निकलती है? पाकिस्तान में। कहाँ पे मिल जाती है? पाकिस्तान पे। ठीक है। कोसी नदी कहाँ बहती है? बिहार में। बिहार का शोक कहा जाता है किसे? कोसी नदी को। ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा था विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी का क्या नाम है? तो सही उत्तर क्या है इसका? नर्मदा। सही उत्तर क्या है? नर्मदा। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन से भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार में सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया? सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किस भक्ति संत ने किया था? किस भक्ति संत ने किया था? ऑप्शन है दादू, तुलसीदास, रामानंद और कबीरदास। तो सबसे पहले हिंदी भाषा का जो प्रयोग किया था वो किस संत ने किया था? रामानंद ने। रामानंद ने सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। किसने? रामानंद ने। उसके बाद यहाँ तक हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ इनमें से कौन से साल में हुआ था? यानी मनी ऑर्डर, भारत में मनी ऑर्डर की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 1907, 1884, 1882 और 1880। तो भारत में जो मनी ऑर्डर प्रणाली है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1880 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1880। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1880। और किसका शासनकाल था? कौन अंग्रेज था? लॉर्ड रिपन। कौन अंग्रेज था? लॉर्ड रिपन। किसके समय में हुई थी? लॉर्ड रिपन के। और लॉर्ड रिपन के समय में ही 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। नियमित जनगणना यानी हर 10 साल के बाद जनगणना शुरू हुई थी। कब? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। कब? 1881 में।
लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही भारत में सन 1881 ईस्वी से सबसे पहले नियमित जनगणना करवाई गई। ठीक है, और प्रत्येक 10 साल के अंतराल पे यह जनगणना शुरू होगी। कब से? 1881 लॉर्ड रिपन के शासनकाल से। अब क्वेश्चन में इसमें क्या पूछा था? इसमें पूछा था कि मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत इनमें से कौन से साल में हुई थी? 1880। इसका सही उत्तर हो जाएगा। कब हुई थी? 1880। ठीक है, अगला क्वेश्चन। देखते हैं, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड इनमें से किस संस्था ने स्थापित किया है? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड इनमें से किस संस्था ने स्थापित किया? ऑप्शन है पूंजी मुद्दे ने, डीएलएफ ने, सेबी ने तथा अन्य से। तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड क्या है? यानी जो शेयर मार्केट से संबंधित है, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो कार्य करेगी वो कौन सी संस्था करती है? सेबी। सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? सेबी की। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मुंबई। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुंबई में। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। तो इसने पूछा है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किए? सेबी ने। 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। तीनों चारों चीज़ याद रखना। 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? भारतीय संविधान की वर्तमान समय में कितनी राजभाषाएं वर्णित है? तो भारतीय संविधान में, बहुत आसान क्वेश्चन है, कितनी राजभाषाएं हैं? 22। भारतीय संविधान की वर्तमान समय में कितनी राजभाषाएं हैं? 22। जब संविधान लागू हुआ जब कितनी भाषाएं थी? 14। जब संविधान लागू किया गया 1950 में, 26 जनवरी 1950 को, जब संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। वर्तमान समय में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। संविधान में वर्तमान समय में कितनी भाषाएं हैं? 22। और संविधान की कौन सी अनुसूची में है? क्वेश्चन ये भी पूछता है भाषाओं का विवरण कौन सी अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में संविधान में भाषाओं का विवरण किया गया है। भारत के जो संविधान है उसकी 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है। और वर्तमान समय में 22 भाषाएं हैं भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या आ रहा है? पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे अधिक दूरी इनमें से किस तिथि को होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच में, पृथ्वी और सूर्य के बीच में किस तिथि को सबसे ज़्यादा दूरी होती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 जुलाई। 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम होती है। 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में क्या रहा है? उज्जैन का प्राचीन काल में इनमें से क्या नाम था? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। बहुत आसान क्वेश्चन है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका, सबको पता होगा। उसके बाद पाटलिपुत्र किसे कहा जाता? पटना को।
पाटलिपुत्र किसे कहा जाता? पटना। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। तक्षशिला, तक्षशिला वर्तमान में कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। तक्षशिला वर्तमान में कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। इंद्रप्रस्थ इस किसका प्राचीन नाम था? दिल्ली का। दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ। तो क्वेश्चन में पूछा है उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? अवंतिका। अवंतिका इसका नाम था और उज्जैन इसकी राजधानी को बोला जा। उस टाइम पे अवंतिका की राजधानी क्या थी? उज्जैन। और उसके बाद इसका नाम बदल गया, अवंतिका का नाम बदल के ही उज्जैन कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या रहा? इकबाल सम्मान। इकबाल सम्मान मध्य प्रदेश में इनमें से कौन से क्षेत्र के अंदर प्रदान किया जाता है? एक क्वेश्चन तो यही याद रखिए, इकबाल सम्मान कौन सी सरकार देती है? मध्य प्रदेश सरकार। किस क्षेत्र में दिया जाता है इकबाल सम्मान? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रचनात्मक उर्दू लेखन, यानी उर्दू लेखन के लिए इकबाल सम्मान दिया जाता है। इकबाल जिन्होंने लाइनें दी थी सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उस व्यक्ति के सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रचनात्मक हिंदू लेखन के लिए इकबाल सम्मान दिया जाता है। कौन सा सम्मान? इकबाल सम्मान। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? त्रिपिटक जो शब्द है या त्रिपिटक जो है इनमें से किससे संबंधित है? सिखों से, हिंदुओं से, जैनियों से और बौद्धों से। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा था? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन क्या रहा है? कौन से दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस? कौन सा दिवस? पंचायती राज दिवस। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल 1993 को संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। संविधान के 73वें संशोधन में, संविधान के 73वें संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 24 अप्रैल 1993, जो राष्ट्रीय पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। और पंचायती राज दिवस भी 24 अप्रैल, यानी इसी 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस। ठीक है, उसके बाद और इसमें दिया है, ये भी देख लो। और क्या दिया है इसमें? 5 जून। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विशु। 5 जून को मनाया जाता है विशु। एक मिनट। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। उसके बाद 22 मार्च। 22 मार्च को क्या मनाते हैं? बहुत आसान है, बताओ। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल संरक्षण दिवस। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस। 5 मार्च को क्या था? पर्यावरण दिवस। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। ठीक है, तो चारों याद रखना। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर यानी आधा नंगा फकीर इनमें से किसने कहा था? किसने कहा था आधा नंगा फकीर? किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहकर पुकारा था, यानी आधा नंगा फकीर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पहले विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व इनमें से किसने किया था? कौन से? धुरी राष्ट्रों का। तो धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व ऑप्शन है जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया और इटली। तो धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? जर्मनी। जर्मनी ने धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किया था पहले विश्व युद्ध के दौरान। पहले विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किया था। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कहा है, भारत में चावल कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है चावल कृषि क्षेत्र में? उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो चावल कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। फर्स्ट स्थान पर क्या है? उत्तर प्रदेश। चावल कृषि क्षेत्र में, अगर चावल कृषि उत्पादकता में पूछ लो तो उत्पादकता में क्या है? पंजाब। लेकिन इसने पूछा चावल कृषि क्षेत्र यानी क्षेत्रफल में पूछा है तो क्या है? उत्तर प्रदेश। आगे समझ में? अगर उत्पादकता में पूछेगा तो क्या हो जाएगा? पंजाब। लेकिन इसने पूछा है भारत में चावल कृषि क्षेत्र में क्या है? उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चावल की खेती होती है, चावल की कृषि की जाती है उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। अगले क्वेश्चन में कहा है, जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर। ऑप्शन है ओसाका, टोक्यो, नागासाकी, याकोहामा। ओसाका, टोक्यो, नागासाकी, याकोहामा। क्या पूछा है? जापान का मैनचेस्टर। मैनचेस्टर कहाँ है? मैनचेस्टर इंग्लैंड में स्थित है। तो जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ओसाका। किसे कहा जाता है? ओसाका। जापान का मैनचेस्टर ओसाका। अगर भारत का मैनचेस्टर पूछ लो, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद। जापान का मैनचेस्टर ओसाका। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ओसाका। ठीक है, यहाँ तक हो गया सबका। अब अगला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। भारत का पहला मुगल शासक इनमें से कौन था? पहला मुगल शासक कौन था? बाबर। पहला मुगल शासक कौन था? बाबर। 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। और 1526 का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और इब्राहिम लोदी इसमें मारा गया था और बाबर की इस युद्ध में विजय हुई थी और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। तो भारत में पहला मुगल शासक कौन था? बाबर। बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं। बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं। हुमायूं आया। हुमायूं के बाद कौन? अकबर। हुमायूं के बाद कौन आया गद्दी पे? अकबर। अकबर का पुत्र कौन हुआ? जहांगीर। अकबर का पुत्र कौन हुआ? जहांगीर। और जहांगीर का पुत्र कौन हुआ? शाहजहां। और शाहजहां का पुत्र कौन हुआ? औरंगजेब। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है भारत का पहला मुगल शासक इनमें से कौन था? वो कौन था? वो बाबर था। ठीक है, कौन था? बाबर था। अब इसमें अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में कुल कितने मुगल शासक हुए, कुल कितने, तो कितने मुगल शासक मानने गए भारत में? कुल भारत में 6 + 11 17 मुगल शासक हुए। कितने? 11 17। 6 तो इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादातर पढ़े जाते हैं 6। कौन कौन से? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये 6 तो इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर पढ़े जाते हैं। और बाकी 11 और भी मुगल शासक थे। औरंगजेब के बाद 11 मुगल शासक हो रहे। तो कुल कितने मुगल शासक थे?
17। कितने मुगल शासक थे? 17, यानी 17 मुगल शासक थे कुल। भारत में कितने मुगल शासकों का शासन रहा? 17 मुगल शासकों का शासन रहा। सबसे पहला कौन था? बाबर। सबसे पहला कौन था? बाबर। और सबसे आखिरी कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय सबसे अंतिम मुगल शासक था। अगला क्वेश्चन क्या रहा? रिहंद बांध परियोजना। रिहंद बांध निम्न में से कौन से राज्य में स्थित है? रिहंद बांध परियोजना। तो रिहंद बांध परियोजना किस नदी पे है? रिहंद नदी पे ही है। और ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में है रिहंद बांध परियोजना। ठीक है। रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। किस नदी पे है? रिहंद नदी पर ही स्थित है, रिहंद नदी पे। अगला क्वेश्चन क्या रहा? रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन। चेका एक संगठन था, इसका गठन किसने किया था? रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था? किसने किया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लेनिन। रूसी क्रांति के दौरान लेनिन ने चेका का गठन किया था। किसने? लेनिन ने चेका का गठन किया था रूसी क्रांति के दौरान। अगला क्वेश्चन क्या रहा? वह स्थानीय शासक कौन था जिससे 1498 ईस्वी में कालीकट में पहुंचने पर वास्को डी गामा मिला? यानी वह स्थानीय शासक कौन था जो 1498 में कालीकट में पहुंचा था? कौन? वास्को डी गामा। भारत की खोजकर्ता किसे माना गया? वास्को डी गामा। कब? 1498 में। तो ये भारत पहुंचा, और भारत पहुंचा तो सबसे पहले कौन सा शासक था कालीकट में? कौन सा स्थानीय शासक था जिससे जाकर वास्को डी गामा मिला था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा शासक था? जामोरिन। कौन शासक था? जामोरिन एक शासक था उस टाइम पे। कहाँ पे? कालीकट में। जिससे जाकर कौन मिला था? वास्को डी गामा, जो सबसे पहले भारत में पहुंचा था 1498 ईस्वी में। दुनिया में मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। क्या है? मैग्नीज में। इसमें से पहला स्थान किस देश का है? ये पूछा है। फिर दूसरा स्थान तो इसने बता दिया साफ साफ किसका है? भारत का है। तो मैग्नीज में पहला स्थान किसका है? ऑप्शन है फ्रांस, रूसी संघ, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो मैग्नीज में पहले स्थान पे है रूसी संघ। यानी जो रूसी संघ है, रूस का जो संघ है, रूसी संघ, वो पहले स्थान पे है मैग्नीज के उत्पादन में विश्व में, दुनिया में। और दूसरे स्थान पे कौन है? भारत। दूसरे स्थान पे है भारत, पहले पे कौन है? रूसी संघ। उसके बाद अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है इनमें से? ऑप्शन है ब्राज़ील, भारत, अमेरिका और चीन। तो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अमेरिका। याद रखना, कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अमेरिका। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? किसको भारत का उद्धारक व स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का उद्धारक किसे कहा जाता है? वह स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है। तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हेस्टिन, पेट्रिक, रिपन और लिट्टन। तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लिट्टन को। लॉर्ड लिट्टन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, या भारत का उद्धारक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, यह भी बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। SEZ यानी सेज का पूर्ण रूप क्या है? सेज की फुल फॉर्म क्या है? SEZ, सेज की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्मॉल इकोनॉमिक जोन,
सर्विस इकोनॉमिक जोन या इनमें से कोई नहीं। तो सेज का पूरा रूप क्या है? सेज का पूरा रूप क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज की फुल फॉर्म है। और कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो सेज का पूर्ण रूप क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? अमीर खुसरो ने इनमें से किस विकास में सबसे अग्रणी भूमिका निभाई? अमीर खुसरो ने इनमें से किसके विकास में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाई? ऑप्शन है अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा या खड़ी बोली। अमीर खुसरो ने, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खड़ी बोली। यानी अमीर खुसरो जो है खड़ी बोली के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अमीर खुसरो ने भारत में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका खड़ी बोली के विकास में निभाई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने कौन से साल में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। कौन से साल में की थी? क्वेश्चन पूछा है इसने, कौन से साल में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1897। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने कब की? 1897। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है 1897 ईस्वी। कब? 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। और किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? महान सम्राट अशोक, महान सम्राट अशोक इनमें से कौन से वंश के थे? तो महान सम्राट अशोक कौन से वंश के थे? तो कौन से वंश के थे? मौर्य वंश के। सम्राट अशोक किस वंश के थे? मौर्य वंश के। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। महान सम्राट अशोक इनमें से किस वंश के थे? मौर्य वंश के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? कब लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है? कब लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है 9 जनवरी, 10 जनवरी, 4 जनवरी और 15 जनवरी। अब देखो 9 जनवरी, 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस। क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी भारत वापस आए थे, इसलिए क्या मनाया जाता है इस दिन 9 जनवरी को? प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। क्या? विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। अरे एक चीज़ और बताई थी, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। पढ़ा था अभी पीछे। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? अभी पीछे पढ़ा था, थल सेना दिवस। क्या मनाया जाता है? थल सेना दिवस। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 4 जनवरी। 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? लुईस ब्रेल दिवस। तो चारों याद रखियो। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस और 4 जनवरी को लुईस ब्रेल दिवस। लुईस ब्रेल दिवस। ठीक है। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को है, तो भारतीय हिंदी दिवस कब होगा? 14 सितंबर को। ये भी याद रखना।
अगला क्वेश्चन कह रहा है किस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब देखो अभी पीछे ही बताया है किस दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है बताओ। बहुत आसान है, अभी पीछे ही बताया। किस दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है तो क्या हो जाएगा 9 जनवरी। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। 28 फरवरी, 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है 28 फरवरी को। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस। विश्व वन दिवस या विश्व वानिकी दिवस। 29 अगस्त को बताया था क्या खेल दिवस। क्या मनाया जाता है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। तो बहुत आसानी क्वेश्चन है, चारों याद रखना है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है 9 जनवरी को। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस यानी विश्व वन दिवस। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस कब 29 अगस्त को। अगला क्वेश्चन कहा है इसने सांची का स्तूप इनमें से कौन से शासक के द्वारा बनवाया गया। सांची का स्तूप कौन से शासक के द्वारा बनवाया गया। बहुत आसान क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में बार बार पूछा जाता है। सांची का स्तूप किसने बनवाया। तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था सम्राट अशोक महान ने। किसने सम्राट अशोक महान ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया। उसके बाद यहाँ तक हो गया। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थान इनमें से कौन से क्षेत्र में उपस्थित है। चौरी चौरा नामक प्रमुख स्थान कहाँ स्थित है गोरखपुर में। कहाँ स्थित है गोरखपुर यूपी में। और चौरी चौरा हत्याकांड कब क्या हुआ था कब हुआ था तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी नामक स्थान जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास स्थित है। चौरा चौरी नामक स्थान पर जो असहयोग आंदोलनकारी थे उन्होंने एक थाने में आग लगा दी। क्रोध में आकर एक थाने में आग लगा दी थी जिसमें एक थानेदार व 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो चौरी चौरा कांड क्या था 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी नामक स्थान पर असहयोग क्रांतिकारियों ने थाने में आग लगा दी जिससे वहाँ पे एक दरोगा और 21 सिपाहियों की जलकर मृत्यु होगी। और इसी घटना से दुखी होकर गांधी ने असहयोग आंदोलन भी स्थगित कर दिया था। गांधी ने असहयोग आंदोलन भी स्थगित कर दिया था। चौरा चौरी कांड कब हुआ था 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में पहला व्यापार केंद्र इनमें से कौन से स्थान पर बना था। यानी पहली फैक्ट्री पहला व्यापारिक केंद्र कौन सा स्थान था। सही उत्तर क्या हो जाएगा सूरत। सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी और सूरत पहला व्यापारिक केंद्र था ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में पहला व्यापारिक केंद्र इनमें से कौन से स्थान पर बनाया गया था। ऑप्शन है बंगाल, सूरत, कोलकाता, नागपुर। तो सही उत्तर क्या है सूरत। सही उत्तर क्या है सूरत। आगे समझ में। उसके बाद आज के लिए इतना ही। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। MA क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी वीडियो आगे भी आती रहेगी।
वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। उसके बाद अगली वीडियो जल्दी आएगी।